आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में 11 जिलों के 58 हलकों में वोट डाले जाएंगे। रियासत में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए आज कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम करती है। 15 से 18 साल की उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने अभी तक कोविड-19 के दोनों टीके लगवा लिए हैं। आरबीआई आज 2 महीने में एक बार अपनी आखिरी माली पॉलिसी जायजे का ऐलान करेगी। क्रिकेट में अहमदाबाद में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से शिकस्त दी और FIH प्रो हॉकी लीग के अपने दूसरे मैच में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने जनूबी अफ्रीका को 2 के मुकाबले 10 गोल से करारी शिकस्त दी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन तशवीश का सबब बनी हुई है। आपसे अपील है कि होशियार रहें, पूरी तरह टीके लगवाएं और 15 से 18 साल के बच्चों व दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। कोविड से मुतालिक ताज़ा जानकारी और रहनुमाई के लिए इन कौमी हेल्पलाइंस नंबरों पर राब्ता कायम करें। 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस मरहले में 11 अजला पर मुहित 58 असेंबली हलकों में पोलिंग हो रही है। पोलिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और ये शाम 6 बजे तक खत्म हो जाएगी। इस मरहले में 73 खवातीन समेत कुल 623 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इस मरहले के तहत तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख राय दहिंदगान के वोट देने की तवक्को है। इसमें 1 करोड़ 24 लाख मर्द और 1 करोड़ 4 लाख खवातीन वोटर्स और 1448 तीसरी सिंफ के वोटर्स शामिल हैं। रियासत में 7 मरहलों में चुनाव हो रहे हैं। आज रियासत में आजादाना, मुनसिफाना और साफो शफाफ और कोरोना से महफूज इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सभी लाजमी सहूलियात और सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। आज शामली, प्रबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़, पंचशील नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। पेश है हमारे नामानिगार दिवाकर की एक रिपोर्ट। नोएडा विधानसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। इसके अलावा जेवर और दादरी विधानसभा क्षेत्र इस जिले में है और पूरे जिले में 16,69,000 से ज्यादा वोटर हैं। प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है और मतदान की प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जा रहा है। नोएडा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पंकज सिंह, समाजवादी पार्टी से सुनील चौधरी, बहुजन समाज पार्टी से कृपाराम शर्मा, कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं। जेवर विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि दादरी से 14 लोग इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज जिन 58 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, 2017 असेंबली इंतखाबात के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इसमें 53 सीटें हासिल की थीं। 2-2 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिली थीं, जबकि बाकी मांदा 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिली थी। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के तनाजुर में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने वोटरों से अपील की है कि वो कोविड के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए जमहूरियत के इस मुकद्दस त्योहार में पुरजोश तरीके से हिस्सा लें। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि पहले मतदान, फिर जलपान, यानी वोटिंग पहले, खाना बाद में। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। आखिरी मरहले में दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए 2 सीटों और दर्जे फहरिस्तातों के लिए रिजर्व 11 सीटों समेत 54 असेंबली हलकों में अगले महीने की 7 तारीख को वोट डाले जाएंगे। जिन 9 जिलों में 7वें मरहले के तहत पोलिंग होगी, उनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई शामिल हैं। 7वें मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी है।
मणिपुर में कागजात की जांच पड़ताल के बाद रियासत में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अब 175 उम्मीदवार मैदान में हैं। कागजात की जांच पड़ताल कल की गई और 176 उम्मीदवारों में से 59 साइकोट असेंबली हलके से महज एक आजाद उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इस दौरान रियासत में दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी मुल्क के अवाम की खिदमत के लिए हमेशा अहदबंद है। कल शाम एक खबर एजेंसी के साथ इंटरव्यू में जनाब मोदी ने कहा कि इख्तिदार में रहते हुए बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम करती है। असेंबली इंतखाबात के बारे में बात करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि इंतखाबात वाली पांचों रियासतों में हम बीजेपी के हक में लहर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश में अमन और कानून की सूरत हाल के बारे में वजीर-ए-आजम ने कहा कि जब लोग रियासत में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में बात करते हैं तो वो साबिका हुकूमतों के दौरान पेश आने वाले मसाइल के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत में आज खवातीन कहती हैं कि वो बेखौफ किसी भी वक्त घर से बाहर निकल सकती हैं। ज़राई कानून के बारे में बात करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि तीनों कवानीन किसानों के फायदे के लिए लाए गए थे, लेकिन मुल्क के मफाद में उन्हें वापस ले लिया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब एक पार्टी नस्लों से एक खानदान के जरिए चलाई जाती है तो सिर्फ खानदान होता है, न कि कुव्वत अमल। जनाब मोदी ने वाज़ेह किया कि जब वो जाली सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं तो वो खानदान के बारे में होती है। हुकूमत पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात होते रहते हैं और ये एजेंसियां ज़ाब्तों के मुताबिक काम करती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बदउनवानी मुल्क को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है और इस तरह के मामलात में जांच एजेंसियों की कार्रवाई से मुल्क के खजाने में इजाफा होता है, जिसके लिए हुकूमत की तारीफ की जानी चाहिए। वजीर-ए-आजम के पंजाब दौरे के दौरान फिरोजपुर में सिक्योरिटी में होने वाली कोताही पर जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर खामोशी इख्तियार की है क्योंकि अदालत उज़्मा इस मामले को संजीदगी से देख रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अगर वो कोई बयान देंगे तो इससे तफ्तीश पर असर पड़ेगा और ये सही नहीं है। कांग्रेस के बारे में पूछे जाने पर जनाब मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का तर्ज अमल और उसके नजरिए की बुनियाद फिरका परस्ती, जात पात, अकराबा परवरी और बदउनवानी है। इधर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू पर रद्द अमल जाहिर करते हुए सीनियर कांग्रेसी लीडर और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि वजीर-ए-आजम की तरफ से दिए गए बयानात अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नजरिया मुल्क के इत्तेहाद, यकजहती और जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम शिमाली गोवा में मापुसा में जन संकल्प सभा से खिताब करेंगे। इस दौरान इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान वोटरों को राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। गोवा में चुनाव इस महीने की 14 तारीख को होगा, जहां 40 हलकों में एक ही मरहले में वोटिंग कराई जाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबी मीटिंगों से खिताब करते हुए अवाम से कहा है कि वो एक सुनहरी गोवा बनाने के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट डालें। जनाब शाह ने कहा कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आई तो 6 माह के अंदर कानकनी में काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मुसल्लह अफवाज को पुर्तगाल राज गोवा को आजाद कराने का हुक्म दिया जाता तो वो 1947 में ही उसे आजाद करा दी थी। उन्होंने इसके लिए उस वक्त के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को मूरिद इल्जाम ठहराया। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला दिगंबर कामत ने बीजेपी पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। गोवा पनाजी से के लाल की रिपोर्ट। सानवी तालीम का मरकजी बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं क्लासों के टर्म 2 के बोर्ड इम्तहानात 12 अप्रैल से 26 अप्रैल 2022 के दरमियान मुनक्किद कराएगा।
सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ तबादला ख्याल और मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यह फैसला किया गया है कि साल 2021-22 के लिए टर्म 2 के इम्तिहानात ऑफलाइन मोड में कराए जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने बताया है कि 15 से 18 साल के उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने अब तक कोविड से बचाव के दोनों टीके लगवा लिए हैं। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि अब उन बच्चों के दोनों ही टीके लग गए हैं और कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में ये एक बड़ा दिन है। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान भारत के जरिए हासिल किया गया ये एक तारीखी कारनामा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने ऐलान किया है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले और सर्जरी करवाने से पहले कोविड मरीजों की जांच नहीं कराई जाएगी। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया है कि आईसीएमआर के मौजूदा कौमी रहनुमा खतूत के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की आमतौर पर कोविड जांच नहीं कराई जाएगी। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने खबरदार किया है कि कोविड-19 की ओमिक्रॉन किस्म आखिरी किस्म नहीं होगी और दीगर नई अक़साम के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज 2021-22 के माली साल के लिए 2 महीने में एक बार होने वाली अपनी आखिरी माली पॉलिसी जायजे का ऐलान करेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सुबह 10 बजे माली पॉलिसी का ऐलान करेंगे। माली पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग पीर को शुरू होनी थी, लेकिन इसके प्रोग्राम में तब्दीली कर दी गई और ये मीटिंग असातीरी शख्सियत और मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल के शोक के सिलसिले में पीर को महाराष्ट्र सरकार के सरकारी छुट्टी के ऐलान की वजह से मंगल को शुरू हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के अपने हममनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्तानी से दोहा में मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आकाशवाणी का खबरों का शोबा भारत के लिए अफगानिस्तान के सफीर फरीद ममुनजई के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू नशर करेगा। ये इंटरव्यू FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से शिकस्त देकर 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज में 2-0 से मुकम्मल सबकत हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 237 रन बनाए। इसमें सूर्य कुमार यादव के 64 रन और केएल राहुल के कीमती 49 रन शामिल हैं। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने कल रात जनूबी अफ्रीका के शहर पोटशेफ्स्ट्रूम में FIH प्रो हॉकी लीग के अपने दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका को 2 के मुकाबले 10 गोल से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अहम उर्दू अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब ने कल वजीर आजम के जरिए दिए गए इंटरव्यू को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबारात ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, मुल्क के हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। सभी अखबारों ने उत्तर प्रदेश असेंबली के लिए आज होने वाली पहले मरहले की पोलिंग की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस और अखबार मशरिक की सुर्खी है, उत्तर प्रदेश में 58 सीटों के लिए पहले मरहले की पोलिंग आज। अखबारात ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं और 12वीं के दूसरे टर्म के इम्तिहानात ऑफलाइन कराने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार प्रताप ने मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी किए जाने वाले इस बयान को अहमियत दी है कि 1 करोड़ बच्चों को कोविड के दोनों टीके लग गए। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर खारजा वजारती समिट में शिरकत के लिए आज ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में 11 जिलों के 58 हलकों में वोट डाले जाएंगे। रियासत में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए आज कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम करती है। 15 से 18 साल की उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने अभी तक कोविड-19 के दोनों टीके लगवा लिए हैं। आरबीआई आज 2 महीने में एक बार अपनी आखिरी माली पॉलिसी जायजे का ऐलान करेगी। क्रिकेट में अहमदाबाद में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से शिकस्त दी
और FIH प्रो हॉकी लीग के अपने दूसरे मैच में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने जनूबी अफ्रीका को 2 के मुकाबले 10 गोल से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।